हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने इस यूट्यूब चैनल पर एमएससी मैथमेटिक्स स्टार्ट करी है सेकेंड सेमेस्टर की, जो एनईपी के अंडर में चल रही है। इसके अंदर हमने बुक स्टार्ट की थी एडवांस्ड ऑपरेशंस रिसर्च। हमने इस बुक के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे। फॉर एग्जांपल हमने डिफरेंट टाइप की सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी, जिन्हें हमने जॉनसन्स एल्गोरिथम मेथड से सॉल्व किया था, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया था। उसके बाद हमने ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी। उसके बाद हमने सिमुलेशन के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम सॉल्व करने वाले हैं रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम्स क्या होती हैं उसके बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम्स क्या है। फॉर एग्जांपल आपने कुछ आइटम परचेज किया है, ठीक है, तो उसमें हर साल कुछ मेंटेनेंस लगेगी, ठीक है, तो उसकी जो कॉस्ट है वो आपकी बढ़ती जाती है, ठीक है, मतलब जो आपको पड़ रही है, और बाद में उसे हम बेचते हैं। तो बाद में बेचने के बाद ओवरऑल आपको जो अमाउंट पड़ती है उसकी, तो उसमें आपको ये डिसाइड करना होता है कि आप कितने टाइम बाद उस जो आइटम है उससे रिप्लेस करेंगे जिससे आपको बेनिफिट हो। फॉर एग्जाम्पल हमें जैसे कि कोई भी आइटम है वो ख़राब तो होगा ही होगा, ठीक है, तो जिस टाइम बाद आपको मिनिमम से मिनिमम अमाउंट में आपको अच्छे से ज़्यादा टाइम यूज़ करने को मिल जाए, वो ही जो टाइम होता है, उस टाइम को एनालाइज करके हम रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मतलब ये डिसाइड करते हैं कि किस ईयर में हम जो अपना प्रोडक्ट है उसे रिप्लेस करेंगे, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया क्या है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आया है तो एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ अ मशीन इज ₹6,100 एंड इट्स स्क्रैप वैल्यू दैट इज रीसेल वैल्यू इज ओनली ₹100। मतलब एक मशीन है जिसकी कॉस्ट 6,100 रुपीज़ है, और उसकी जो रीसेल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू या रीसेल वैल्यू सेम चीज़ होती है, तो वो जो है वो 100 रुपीज़ है। मतलब हम 6,100 रुपीज़ में परचेज कर सकते हैं, और जब उसे हम सेकंड हैंड हो जाएगी थोड़ी बहुत दिन यूज़ करने के बाद, अगर हम उसे दोबारा रीसेल करते हैं तो वो 100 रुपीज़ में बिकेगी। अब यहाँ पे हमें एक साथ दे दिए रीसेल वैल्यू 100 रुपीज़, मतलब हम कुछ दिन बाद ही बेचते हैं, 1 साल बाद बेचें, 2 साल बाद बेचें, हम कितने भी टाइम बाद बेचें, हमें उसके 100 रुपीज़ ही मिलेंगे, ठीक है। द मेंटेनेंस कॉस्ट आर फाउंड फ्रॉम एक्सपीरियंस टू बी एज अंडर। अब जो हमारी मशीन है उसे हर साल मेंटेनेंस करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कोई भी मशीन है उसका मशीन ऑयल यूज़ होता है, या फिर कुछ भी मैकेनिक की वगैरह की ज़रूरत पड़ जाती है, तो हर साल थोड़ी मेंटेनेंस कॉस्ट लग जाती है। तो उसके हमारे पास शॉर्ट दे रखा है, शॉर्ट में कि किस ईयर में हमें कितनी कॉस्ट पड़ रही है, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है ईयर 1 में हमें मेंटेनेंस कॉस्ट 100 रुपीज़ है, सेकेंड ईयर पर 250 रुपीज़ है, और इस तरह से हमें 8 ईयर्स तक का दे रखी है मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट शुड बी द मशीन बी रिप्लेस्ड, मतलब जो मशीन है हमारी वो कब रिप्लेस करनी चाहिए, ठीक है। अब हमें ऐसे टाइम निकालना होगा जब हम मशीन को भी पूरा यूज़ कर लें, और उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी हमें मिनिमम सी पड़े, मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट भी हम ज़्यादा नहीं दे पाएँ, और हमारी जो मशीन है वो हम पूरी यूज़ कर लें अच्छे से, उसकी एफिशिएंसी जितनी है उसको हम कंप्लीट यूज़ कर लें। फॉर एग्जांपल हमने कोई कार ली, उसे हमने 1 साल बाद ही बेच दिया, तो उसमें हमारे पास इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, उसकी कुछ ना कुछ टाइम पीरियड होगा जब तक वो बहुत अच्छे से वर्क कर सकती है। तो हम वो मिनिमम टाइम पीरियड निकालेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि हम कब वो जो मशीन है या कार है उसे रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ऐसे एक टेबल बनाने की नीड होती है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट टेबल बनाए आएंगे एग्जाम में तो हो सकता है एग्जामिनर को ये लगे कि आपने कहीं से कॉपी किया है, तो ऊपर थोड़ा सा एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए थोड़ा सा लिख देंगे। क्या लिखेंगे, गिवन कॉस्ट ऑफ मशीन इज 6,100 रुपीज़। हमें कॉस्ट ऑफ मशीन 6,100 रुपीज़ दे रखी है, वही हमने लिख दिया, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू, रीसेल वैल्यू दे रखी है हमें 100 रुपीज़, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या लिखेंगे, टू फाइंड द ऑप्टिमल टाइम व्हेन मशीन शुड बी रिप्लेस्ड वी कैलकुलेट एनुअल एवरेज कॉस्ट विच इज शोन इन द टेबल बिलो। मतलब हमें एक ऐसा ऑप्टिमल टाइम निकालने के लिए, जब मशीन हमें रिप्लेस करनी है, वो वाला टाइम निकालने के लिए हम एवरेज एनुअल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। एवरेज एनुअल कॉस्ट मतलब हमें हर साल वो मशीन कितने कॉस्ट की पड़ी है। जैसे पहले साल मेंटेनेंस कम है तो हमें वो मशीन थोड़ी कम पड़ेगी, दूसरे साल मेंटेनेंस बढ़ गई तो और महंगी हो जाएगी मशीन की कॉस्ट हमारे लिए, हर साल और महंगी हो जाएगी। तो हम एवरेज एनुअल कॉस्ट निकालेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमें कौन से ईयर में अपनी जो मशीन है उसे रिप्लेस करना है, ठीक है। हमने ये टेबल बनाई है, टेबल में क्या करना है, देखो हमें यहाँ पे दे रखा होगा क्वेश्चन में ईयर्स और मेंटेनेंस कॉस्ट। अब इन केस कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि स्क्रैप वैल्यू हर साल की अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल जब नई है तो इसकी जो रीसेल वैल्यू है वो ज़्यादा है, जैसे जैसे पुरानी होती गई तो उसकी रीसेल वैल्यू कम होती गई। तो यहाँ पे एक कॉलम और हो जाएगा स्क्रैप वैल्यू का, बट इस क्वेश्चन में ये 2 कॉलम है, तो हमें किस तरह से बनाना है, देखो हमने टेबल बनाई है ईयर्स जो हमें दे रखे हैं और मेंटेनेंस कॉस्ट, ये दोनों चीज़ हमें दे रखी है, हमने एज इट इज़ लिख ली है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या निकाला है, टोटल रनिंग कॉस्ट। टोटल रनिंग कॉस्ट में क्या है, जैसे फर्स्ट ईयर में टोटल रनिंग कॉस्ट में 100 रहेगी,
ठीक है, मतलब पहले साल जो हमारी मशीन है वो 100 रुपीज़ ही लगे उसमें, ठीक है। अब जब दूसरे साल में जाएंगे तो उसमें कितने रुपीज़ लग जाएंगे, 100 रुपीज़ तो पहले साल में लग गए और 250 रुपीज़ सेकेंड ईयर में, मतलब इन दोनों का सम हमारा सेकेंड ईयर की रनिंग कॉस्ट होगी, ठीक है, 350। इस तरह से हम टोटल रनिंग कॉस्ट निकालेंगे। फिर डेप्रीशिएशन का एक कॉलम होगा। डेप्रीशिएशन का मतलब क्या होता है कि हमारी जो मशीन है वो हमने फॉर एग्जाम्पल 6100 रुपीज़ की ली है, ठीक है, और हम उसे बेच रहे हैं 100 रुपीज़ में, तो उसका डेप्रीशिएशन मतलब वो कितने रुपीज़ की हमें पड़ रही है, मतलब उसमें कितने रुपीज़ की कमी आ गई है। यहाँ पे 6100 में से 100 रुपीज़ माइनस कर दो तो 6000 रुपीज़ इसके डेप्रीशिएशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख दूँ तो आएगा कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। ये हो गया इसका फॉर्मूला डेप्रीशिएशन निकालने के लिए। उसके बाद टोटल रनिंग कॉस्ट तो सिंपल, ये कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव प्रोबेबिलिटी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। सेम कम्यूटेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आएगी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, डेप्रीशिएशन कॉस्ट प्लस जो टोटल रनिंग कॉस्ट है इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट हमें कितने की पड़ रही है, ठीक है। उसके बाद हम एवरेज कॉस्ट पर ईयर निकालेंगे। अब हम एक एक करके बताएंगे कि एक्चुअल में टेबल में करना क्या है। ये हमारे पास कॉलम है ईयर्स मेंटेनेंस कॉस्ट, ये दोनों हमें दे रखी है। हम ये चार जो कॉलम्स है इनको ऐड करेंगे, क्या है, टोटल रनिंग कॉस्ट या कम्युलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है। जो नेक्स्ट कॉलम है वो है हमारे पास डेप्रीशिएशन, उससे नेक्स्ट है टोटल कॉस्ट, उससे नेक्स्ट है एवरेज कॉस्ट पर ईयर, ठीक है। अब आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा टोटल रनिंग कॉस्ट कितनी होगी। इन दोनों पहले में तो 100 ही रहेगी, सेकंड वाले के निकालने के लिए इन दोनों को ऐड कर दो 350 आ गई, थर्ड वाले के लिए निकालने के लिए इन दोनों को ऐड कर दो ये हो जाएगा 750, ठीक है। फोर्थ वाले के लिए निकालने के लिए इन दोनों को ऐड कर दो ये हो जाएगा 1350। नेक्स्ट वाले के लिए निकालने के लिए इन दोनों को ऐड कर दो तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना 50 एज इट इज़ और 9 और 3 12 22, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को ऐड कर दो तो हमारे पास कितना हो जाएगा 5 2 और 1 3, ठीक है। उससे नेक्स्ट के लिए इन दोनों को ऐड कर दो तो हमारे पास कितना हो जाएगा 0 0 6 और 5 11 1 कैरी 3 4 5, ओके। उसके बाद इन दोनों को ऐड कर दो तो हमारे पास हो गई ये हमारे पास आ गई टोटल रनिंग कॉस्ट। इसके बाद हम निकालेंगे डेप्रीशिएशन, मतलब हमारी जो मशीन है उसमें डेप्रीशिएशन मतलब उसमें कितने रुपीज़ का हमें नुकसान बैठ रहा है। तो देखो इसमें हमें क्या करेंगे, हमारे पास कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है ये, और हमारे पास जो रीसेल वैल्यू है वो ये, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमारे पास डेप्रीशिएशन आ जाएगा। इन केस आपको रीसेल वैल्यू अलग अलग दे रखी है कि फर्स्ट ईयर में इतनी है रीसेल वैल्यू, सेकंड ईयर में रीसेल वैल्यू इतनी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बट यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट ऑफ मशीन भी सेम है और रीसेल वैल्यू भी सेम है सभी ईयर्स के लिए, तो हमारे पास ये जो डेप्रीशिएशन है ये सभी ईयर्स में सेम आ जाएगा। तो इसे हम एज इट इज़ 6000 हर कॉलम में लिख देंगे, ओके। यहाँ तक तो आई होप आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। ये हमें कॉलम्स को इस तरह से ही बनाना है और इस तरह से हमें फिल करना है, हमने फॉर्मूला बता दिया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें टोटल कॉस्ट वो कितने की पड़ रही है। देखो 6000 के तो हमें नुकसान बैठ ही रहा था जब हम इसने इतने की खरीदी और इतने की बेची, तो हमें इतने का तो नुकसान बैठ ही रहा था, इतना का तो हमने यूज़ कर रही। उसके बाद हमें इतने रुपीज़ और पड़ रहे हैं, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, इन दोनों को ऐड कर दो, दैट इज रनिंग कॉस्ट प्लस डेप्रीशिएशन वैल्यू, डेप्रीशिएशन, तो हमारे पास आ जाती है टोटल कॉस्ट, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6100, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 6350। इसके बाद इन दोनों का सम करेंगे तो हो जाएगा 6750। इन दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7350। इन दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8250। इन दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9500 और इन दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11100 और इन दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 और 7 13 और 1 मिनट 0 0 1, ओके। इन दोनों का सम करा तो हमारे पास आ गया ये, ठीक है। हमारे पास आ गया टोटल कॉस्ट। हमें हर साल वो जो मशीन है वो कितने की पड़ी है, पहले साल हमें इतने की पड़ी, दूसरे साल हमें इतने की पड़ी, तीसरे साल हमें इतने की पड़ी, और हमें जैसे जैसे ईयर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है। ऑब्वियसली जब मेंटेनेंस बढ़ रहा है तो हमारे पास जो मशीन की कॉस्ट है वो बढ़ेगी, ठीक है। अब हमें रिप्लेसमेंट ईयर निकालने के लिए एवरेज कॉस्ट पर ईयर निकालेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, हम जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट को हम डिवाइड कर देंगे किससे, जो हमारे पास ईयर है, ठीक है, दैट इज ईयर्स। जैसे कि पहले साल हमें जो मशीन है वो कितने की पड़ेगी, इतने की पड़ेगी, क्योंकि इसको हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सेम डिजिट आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, हम पॉइंट में नहीं लिखेंगे, अगर कहीं पे पॉइंट में भी वैल्यू आती है तो हम पॉइंट में नहीं लिखेंगे, ठीक है। हम अप्रॉक्स में लेके चलेंगे
ठीक है, 3175। और बाकी लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हमने 2 से डिवाइड करा तो हमारे पास ये आ गई। फिर इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 1 कैरी, 3 5 जा 15, 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, मतलब हमें थर्ड ईयर में जो इसकी एवरेज कॉस्ट पड़ी है वो इतनी पड़ी है। देखो कम होती जा रही है ना एवरेज कॉस्ट, सबसे पहले साल सबसे ज़्यादा महंगी पड़ी है, उसके बाद हमारी कम होती जा रही है। फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जब हमारी मिनिमम होगी और उसके बाद फिर से हमारी बढ़ने लग जाएगी। तो जब जिस पॉइंट पर वो हमारी मिनिमम होगी वही हमारा रिप्लेसमेंट ईयर होगा कि इस साल पर हमें वो जो मशीन है या फिर जो भी प्रोडक्ट है वो हमें एक्सचेंज कर देना है। ठीक है, अब इनको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4, 3 कैरी, 3 3 33, 4 8 जा 32, 1 4 3 जा 12, 3 30, 4 7 जा 24। ओके, उसके बाद हम जब इनको डिवाइड करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1650। उसके बाद जब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1583। उसके बाद जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1585। और उसके बाद पॉइंट में भी समथिंग चलता रहेगा, यहाँ पे 3 3 आएगा और यहाँ पे 7 1 आएगा। पॉइंट में लिखी ना लिखी इतना कोई ज़रूरी नहीं है, आप लिख देना तो अच्छा होगा। ठीक है, उसके बाद हम 8 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 1 जा 8, 51, 8 7 जा 8, 8 6 जा 48, 48, 3 30, 30, 8 3 जा 24, 6 60, 8 60, 8 7 जा 8 7 जा 6 56, 4 40, 8 5 जा 40। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट 8th ईयर में हमें इतनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम देखें तो यहाँ पे मिनिमम कितनी आ रही है, मिनिमम है हमारे पास ये। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो हमारी इंक्रीज बढ़ती जा रही है, हमारी जो कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है। यहाँ पे 1583 की पड़ी थी और यहाँ पे 1585 हो गई और यहाँ पे 1637 हो गई। तो हम क्या कहेंगे कि हमारी जो मशीन है हम उसे 6th ईयर में एक्सचेंज कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम हमने मशीन का पूरा यूज़ कर लिया है और हमें कॉस्ट भी इस टाइम मिनिमम पड़ रही है। तो हम क्या लिख सकते हैं, रिप्लेसमेंट, 1 मिनट, रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन should be done at the end of 6th year। ओके, इस तरह से हमारी जो ये रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाती है। आपको समझ में आ गया कि हमने क्या करा, हमें ईयर्स दे रखे थे, मेंटेनेंस कॉस्ट दे रखी थी, उससे हमने टोटल रनिंग कॉस्ट निकाली, इनको ऐड करके 100 ऐसे ही रहा और इन दोनों को ऐड करके ये आ गया, इन दोनों को ऐड करके ये आ गया। इस तरह से हमने टोटल रनिंग कॉस्ट निकाली, फिर डेप्रिसिएशन वैल्यू निकाली, कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, उसके बाद टोटल कॉस्ट निकाली, टोटल कॉस्ट के लिए क्या करा था हमने, टोटल रनिंग कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन वैल्यू को ऐड कर रहा था। इस तरह से हमारे पास ये आ गई। उसके बाद हमने नेक्स्ट कॉलम में रहता है एवरेज कॉस्ट पर ईयर, उसके लिए हमने क्या करा था, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय ईयर्स। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट ईयर था तो सेम डिजिट आ गई, इसको हमने 2 से डिवाइड करा तो हमारे पास ये आ गई। इस तरह से हम डिवाइड करते चले गए। जो भी पॉइंट हमारे पास मिनिमम आया, जिस टाइम हमारी जो मशीन है वो मशीन की जो एवरेज कॉस्ट पर ईयर है वो मिनिमम बैठ रही है, वही हमारा रिप्लेसमेंट ईयर है और उस ईयर के एंड में हम अपनी मशीन को रिप्लेस कर दें। तो ये थी हमारी रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम। आई होप आपको समझ में आ गई होगी हमने इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करा है। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।